हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री क्या है? तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जब भी आता है तो आपको सिंपली ये समझना है कि इसके दो कैटेगरीज पढ़ेंगे। या तो वो क्लासिफिकेशन का रहेगा, ये हमने लास्ट इसमें बात करी थी। एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता था। नहीं तो रिग्रेशन के लिए रहेगा। ये भी हमने लास्ट टाइम बात करी थी जिसमें हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन जो हमारा एल्गोरिदम है वो रिग्रेशन के लिए यूज होता है। लेकिन डिसीजन ट्री जो एल्गोरिदम है ये इन दोनों के लिए यूज होता है, जिससे हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और जिससे हम रिग्रेशन भी कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है वो तो हम आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लो कि डिसीजन ट्री एग्जैक्टली होता क्या है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले तो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि ये एक ट्री के बारे में बात कर रहा है। तो एग्जैक्टली कैसी ट्री होने वाली है? तो सिंपल जो कंटेंट किसी भी एक ट्री के फॉर्म में हम देखते हैं वो सभी यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे कि ट्री में रूट रहता है सबसे नीचे, यहाँ पे भी रहने वाला है। ट्री में जो है यहाँ पे ब्रांचेस रहेंगे। यस। अब उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रांचेस की जगह हम नोड कह सकते हैं। तो डिसीजन ट्री में नोड रहेंगे, है ना? हालांकि वो ब्रांचेस ही है लेकिन उसको हम नोड कहेंगे। और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या रहता है? लीव्स रहता है। यस। तो यहाँ पे लीव्स को ही हम क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। सिंपल सी चीज है। तो जैसे ट्री रहती है वैसे ही तो ट्री समझ लो कैसी है। तो मान लो कि यहाँ पे एक रूट है। ओके। अब इस रूट की लाइक मल्टीपल ऐसी ब्रांचेस है, लाइक दिस, है ना? यहाँ पे कुछ एक ब्रांचेस है, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे कुछ एक ब्रांचेस है। कुछ इस तरीके से ये ट्री है ना? अब इनकी भी छोटी छोटी ब्रांचेस रहेंगी, लाइक दिस। यस। ऐसी ट्री रहने वाली है। और जहां पे ये खत्म होगा, मान लो कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, जहां पे ये खत्म होगा वहां पे क्या रहेगा? टर्मिनल रहेगा। तो ये ट्री रहती है। अब ये ट्री नॉर्मल ट्री हम जो देखते हैं या फिर जो हम समझते हैं वो है जहाँ पे हम इसको रूट कहते हैं, फिर इनको हम नोड कहते हैं और ये हमारा टर्मिनल रहता है। अब ये तो बहुत इजी है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर डिसीजन ट्री के फॉर्म में अगर इसको हमें लिखना है तो हमें सिंपली इस ट्री को रिवर्स कर देना है। रिवर्स यानी कि इसको हमें उल्टा कर देना है। वो कैसे? तो यहाँ पे रहेगा आपका रूट सबसे ऊपर। यस। यहाँ पे रूट रहेगा। रूट के बाद यहाँ पे रहेंगे आपके नोड। यस। कुछ इस तरीके से ऐसे आपके नोड रहेंगे यहाँ पे, यानी कि सबसे ऊपर क्या है? तो रूट। उसके बाद नोड रहेंगे। अब ऐसे नोड कितने हो सकते हैं? तो बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक एक इसमें मल्टीपल भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दो ही होने चाहिए। ऐसे ऐसे कहीं पे चार भी हो सकते हैं, लाइक कहीं पे ये सिर्फ एक भी हो सकता है, ऐसे। तो ये जो है ये डिसीजन नोड या फिर नोड कहते हैं हम उनको। और सबसे लास्ट में जो आता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। अब ये जो टर्मिनल है इसको हम अलग लैंग्वेज में लीफ नोड भी कहते हैं। सिंपल। यस। इनको हम लीफ नोड भी कह सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो ये हमारे ट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। अब यही ट्री के नाम से पहले एक चीज आई है एंड दैट इज डिसीजन। अब ये डिसीजन का मतलब क्या है कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले वो समझना पड़ेगा। अब अगर हम डिसीजन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, मान लो क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे हमें ये डिसाइड करने हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान की कुछ एक 7-8 रिपोर्ट हमने निकाले, उसमें कुछ सिम्पटम्स आए हैं और उस सिम्पटम्स के बेसिस पे हम डिसाइड करने वाले हैं वेदर दिस पर्सन हैज सम डिसीज और नॉट। यानी कि किसी इंसान को कोई एक डिसीज जो है वो है या फिर नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है। अब ऐसे केस में हमारे जो रूल्स है, यानी कि किसी भी एल्गोरिदम में जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उन रूल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या एट द एंड मुझे वो डिसीजन मिल रहा है जहाँ पे मैं ये बता सकूँ कि इस पर्सन को वो डिसीज है या फिर नहीं है। सेम चीज यहाँ पे डिसीजन ट्री में होने वाली है। यानी कि हम डिसाइड करने वाले हैं कि देखो कि लाइक कोई एक दो सिम्टम मिल रहा है क्या, उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो उसको डिसीज है, नहीं आ रहा है मान लो तो उसको डिसीज नहीं है। या फिर कोई तीसरा सिम्टम आ रहा है तो भी नहीं है, कोई एक फोर्थ सिम्टम आ रहा है तो है। ये सब चीजें होती है डिसीजन ट्री में। यानी कि हमें क्या करना है, तो रूट सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्या पूछना है, उसके बाद क्या पूछना है, एट द एंड हमें डिसाइड करना है कि वेदर दिस पर्सन इज हैज डिसीज और नॉट।
अब एक बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जांपल मैं बताऊं, जो कि हम पाइथन में भी पढ़ चुके हैं, आपने अगर मेरे पाइथन के वीडियो देखे हैं तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखे थे या फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है उसमें हमने सिंपली ये बात करी थी कि इफ रहता है उसके बाद एल्स रहता है। यहाँ पे भी वही है, इफ एल्स में ही बात हो रही है। यानी कि इफ चलो किसी एक पर्सन की बात करता है कि किसी को हम वोट कर लाइक वोट करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वो होती है कि या तो वो इंडियन है, यस वो इंडियन होना चाहिए, और दूसरी बात उसका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। दो रूल है। अब इसको कैसे, अब मान लो कि मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दिया कि वो पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले उसका क्या पूछो, नेशनलिटी पूछो। यस, नेशनलिटी पूछो कि क्या उसकी नेशनलिटी है। यस, अब नेशनलिटी कैसे, तो नेशनलिटी हो सकता है कि उसकी दो हो, कौन सी, तो मान ले कि यहाँ पे है इंडियन, यस, और यहाँ पे है फॉरेनर या फिर एनआरआई। यस, या एनआरआई तो नहीं बोल सकते, फॉरेनर बोलेंगे हम कि फॉरेनर है। यस, अब अगर वो इंडियन है तो पहले तो देखो कि क्या उसकी एज 18 प्लस है। यस, अगर उसकी एज 18 प्लस है तो ठीक, अगर उसकी एज 18 प्लस नहीं है, यस 18 से कम है, तो इसका मतलब वो वोट नहीं कर सकता है। इस केस में डेफिनेटली नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इंडियन है तो एक और केस है मेरे पास कि पूछो कि उसकी एज क्या है। अब उसकी एज अगर 18 से ऊपर निकली, यानी कि ग्रेटर देन 18 अगर है, तो उसका मतलब कि ये वोट कर सकता है। लेकिन अगर वो लेस देन 18 है तो वोट नहीं कर सकता है। यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, डिसीजन लिया। लेकिन डिसीजन लेने से पहले क्या किया, दो क्वेश्चंस पूछे। यस, दो क्वेश्चंस पूछे। अब ये जो दो क्वेश्चंस है वो किस लाइक फॉर्मेट में हमने पूछा है, तो सबसे पहले तो हमने पूछा कि नेशनलिटी क्या है। अब ये सबसे पहले नेशनलिटी क्यों बोला, क्योंकि अगर नेशनलिटी इंडियन है तब दूसरे क्वेश्चन की बारी आएगी। अगर नेशनलिटी इंडियन है ही नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ के कोई उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो क्यों हम दूसरा क्वेश्चन पूछे, इसलिए हमने सबसे पहले क्या पूछा कि उसकी नेशनलिटी है क्या। अगर उसकी नेशनलिटी है तो फिर ठीक है, वो इंडियन है तो फिर पूछो कि एज क्या है ना। तो ये सभी चीजें आती है। यस, अब इस चीज को हम क्या कहते हैं कि डिसीजन ट्री कहते हैं, जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। अब जब डिसीजन ट्री में हमें ये सब कुछ करना है तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती है। तो सबसे पहले डिसीजन ट्री में आपको समझना होगा कि रूट नोड क्या होता है। रूट नोड एग्जैक्टली क्या होता है, तो रूट नोड में सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी इनिशियल नोड है, यस, जो भी इनिशियल, अब ये नोड नोड जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जो भी इनिशियल नोड है ना, वो पहले समझना होता है कि एग्जैक्टली ये क्या है। यस, तो इनिशियल नोड जो है जहां पे ट्री शुरू हो रही है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ डिसीजन ट्री। सो इनिशियल नोड, या फिर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, तो बिगिनिंग ऑफ डिसीजन ट्री। जस्ट वेट, ओके। उसके बाद क्या है दूसरा, तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसीजन नोड। अब ये जो डिसीजन नोड है ये क्या है, तो रूट नोड के बाद, अब जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था कि रूट नोड पे नेशनलिटी पूछ लो। अगर नेशनलिटी इंडियन है तो फिर उसको एज पूछ लो। अब जो हम ये एज बोल रहे हैं, यस, जो एज बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिसीजन नोड। यानी कि अब हम यहाँ से स्प्लिट करते जा रहे हैं। यस, तो नोड्स हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो नोड्स है, नोड्स रिजल्टिंग द स्प्लिट, यानी कि जहां से ये स्प्लिट होने वाली है ट्री, उस नोड को हम डिसीजन नोड कहते हैं। यस, उसके बाद यानी कि उसके आगे भी ये जाएगा जहां पे स्प्लिट हो सकता है, दैट इज डिसीजन नोड। जहां पे स्प्लिट नहीं हो सकता है, यानी कि जहां पे अब इसके आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, दैट इज लीफ नोड। क्यों, क्योंकि अभी हमें कोई ना कोई एक डिसीजन तो मिल ही गया होगा, तो इसके आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। सो नोड्स, नोड्स
where not further split possible. Yes, यानी कि अब इसके बाद कोई भी स्प्लिट पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज बेसिकली द लीफ नोड, उसको हम लीफ नोड कहते हैं। यस, अब इसके अलावा और कई सारी चीजें आती हैं। यस, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर कोई ट्री, अब ये रियल लाइफ के बारे में, अगर कोई ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यस, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसको हमें उतना नहीं बढ़ने देना है, बीच में ही काटना है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रूनिंग। तो ये प्रूनिंग जो टर्मिनोलॉजी है, ये भी इसमें आती है, प्रूनिंग टर्मिनोलॉजी, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि अ, हम क्या बोल सकते हैं उसको, कटिंग, यस, कटिंग डाउन स्पेसिफिक नोड ट्री टू प्रिवेंट। अब ये किस लिए है, ओवर फिटिंग प्रिवेंट के लिए है। अब ये क्यों, तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ एट द एंड। एक चीज है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी काम आ सकती है, और वो ओवर फिटिंग के रिलेटेड ही है। यस, ये आपको मैं आगे जाके बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जब आप इंटरव्यू दोगे उसमें भी काम आएगी। यस, उसमें भी ये सब कुछ काम आएगा आपके। तो एक बार एक सिंपल चीज से आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे ऊपर रहेगा, दैट इज बेसिकली रूट नोड रहेगा, यानी कि सबसे टॉप पे जो रहेगा वो रूट नोड रहेगा। अब रूट नोड के बाद यहाँ पे नीचे, यानी कि उसके ठीक बाद जो डिसीजन ये होता है, स्प्लिट होता है, जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, दैट इज बेसिकली द डिसीजन नोड। यस, अब ये डिसीजन नोड ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, चलो मैं एक और बना लेता हूँ। यस, तो ये मेरा क्या है, डिसीजन नोड है। अब डिसीजन नोड के बाद मान लो कि इसके बाद और एक बार ट्री स्प्लिट हो गई। यस, रूट नोड के बाद आ गया डिसीजन नोड, और उसके बाद फिर से एक बार ट्री जो है वो स्प्लिट हो गई, लेकिन अब इसके बाद फर्दर स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। यस, इसके बाद अब वो आगे नहीं जाएगा, यानी कि ये यहीं पे रुकने वाला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड, दैट्स इट। यस, ये चीजें आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एग्जैक्टली ये सब होता कैसे है। यस, होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब बात करते हैं कि डिसीजन ट्री में कौन से फॉर्मूलाज आते हैं। क्यों, क्योंकि डिसीजन ट्री जो है डेफिनेटली एक मशीन लर्निंग मॉडल, कोई भी एक मशीन लर्निंग मॉडल है तो वो एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज करता है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे पूरा जो काम है वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलता है। अब प्रोबेबिलिटी में हम अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में कई सारी चीजें आती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी आती है, वो एक बाद वाली बात है। लेकिन सिंपल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ डिसीजन ट्री में इस्तेमाल होती है। जैसे कि कोई भी एक इवेंट हैपन होने के चांसेस क्या है ना, कोई भी लाइक एक आउटकम अगर हमें निकलना है, जैसे कि अगर हमारे हमारे पास कॉइन है, तो वो कॉइन का हेड आने के चांसेस कितने हैं, अगर हम उसको टॉस करते हैं तो ऑब्वियसली हाफ है, 50% है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज होती है। तो सिंपली सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। यस, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, तो अगर हमने सिंपली कह दिया एच, यस, एंट्रोपी को, या फिर ई भी कह सकते हैं। सो एंट्रोपी ऑफ कोई डी, मान लो एक डिसीजन है, हो ना, एक कॉलम है या फिर कोई भी पे एक डिसीजन हमें लेना है, तो ई ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे आता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। यस, जितने भी हमारे क्लासेस है उन सभी क्लासेस से जाएंगे हम, p ऑफ i, यस, नेगेटिव p ऑफ i, उसके बाद log 2 एंड अगेन p ऑफ i। अब ये p ऑफ i क्या है यहाँ पे, तो p ऑफ i इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी। यस, अब इसके बारे में लिख भी देते हैं सिंपली। सो e ऑफ d, इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट डी, डेटा सेट डी, डी डेटा सेट जो है उसकी एंट्रोपी। उसके बाद n क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस, यस, नंबर ऑफ
क्लासेस। एंड लास्ट में जो पी ऑफ आई लिखा है हमने, उनका मीनिंग क्या है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। सो पी ऑफ आई इज द प्रोपोर्शन, और आप इसको प्रोबेबिलिटी भी कहते हो तो भी चलेगा। सो प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है समझा देता हूँ आपको, डोंट वरी। क्लास आई, ये जो आई लिखा है हमने यहाँ पे, यस, क्लास आई टू द टोटल एलिमेंट्स इन द डेटा सेट। यस, अब इसका मतलब क्या है, तो किसी भी एक एलिमेंट की, किसी पर्टिकुलर क्लास से अगर वो एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट की उस क्लास के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम पी ऑफ आई कहते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजी लगेगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, डोंट वरी। जब हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो फॉर्मूला आता है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंफॉर्मेशन गेन। इसको हम आईजी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन गेन। ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा डिसीजन बनता है कि कौन सा नोड रूट नोड रहेगा, कौन सा नोड डिसीजन नोड रहेगा, कौन सा नोड लीफ नोड रहेगा, ये यहीं से डिसाइड होता है, इंफॉर्मेशन गेन से ही डिसाइड होता है। सो आई जी ऑफ एस कॉमा ए, ये क्या है बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। वेयर वेयर एंट्रोपी ऑफ एस माइनस अगेन सम विल बी देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी बिलोंग्स टू, आप ऐसा भी निकाल सकते हो, या फिर वी बिलोंग्स टू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, या फिर स्मॉल ए किया तो भी चल जाएगा। वेयर यस वी एंड एस क्या है बता देता हूँ, देन एंट्रोपी ऑफ एस वी। अब यहाँ पे ये सभी क्या है, फॉर्मूला बहुत लंबा लग रहा है, डोंट वरी, इसका भी हम एग्जांपल लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस, सो आई जी ऑफ एस ए जो हमने लिखा है, इसका क्या मीनिंग है, सो दिस इज द, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, आई जी यानी कि इंफॉर्मेशन गेन ऑफ फीचर डेटा सेट एस। अब फीचर ए का मीनिंग क्या है, कॉलम ए, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम है, ए कॉलम, तो उसका जो भी अपना डेटा सेट एस है, तो उसके लिए लाइक क्या इंफॉर्मेशन गेन है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये तो हमने लाइक लिखा ही है, ई ऑफ एस, ऊपर भी मैंने लिखा था, ई ऑफ डी लिखा था शायद, यस, वो सेम यहाँ पे भी है, ई ऑफ एस या फिर ई ऑफ डी सेम ही है। सो एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट, डेटा सेट की एंट्रोपी क्या है, यस। उसके बाद वैल्यूज ऑफ ए, अब ये क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यस, वैल्यूज ऑफ ए। सो वैल्यूज ऑफ ए इज द सेट, तो जितने भी ए में पॉसिबल वैल्यूज है, ओके, तो उस सभी पॉसिबल वैल्यूज को हम क्या करते हैं, वैल्यूज ऑफ ए में कंसिडर करते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय एस वी डिवाइडेड बाय एस, और मॉड जो यहाँ पे लगा है ये क्या है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्स इन द सबसेट यस वी, यस, यानी कि जो भी हमारा कोई एक वैल्यू है, यानी कि समझो, अभी कैसे समझाओ, अपने पास कोई एक डेटा सेट, मेरे पास एक डेटा सेट है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो डेटा सेट है, इस पे अगर आप देखो तो हम एस वी का क्या मीनिंग है कि इस पूरे टेबल में, यस, कोई एक सनी की अगर हम वैल्यू ढूंढे तो सनी की वैल्यू पूरे डेटा सेट के लिए, यानी कि आउट ऑफ 14 ये कितनी है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 2 3 4 और 5 बार सनी रिपीट हुआ है, तो 5/14 ये होता है यस वी। कैसे वो हम समझेंगे, डोंट वरी, ये एक अगेन सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक लास्ट वाला एक फार्मूला रहता है, एंड दैट इज गिनी इंडेक्स। अब ये जो गिनी इंडेक्स फार्मूला है, या फिर गिनी इंडेक्स का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन सिमिलर है, या फिर जहां पे एंट्रोपी यूज होती है उसकी जगह हम गिनी इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है कि गिनी इंडेक्स यूज करना है या फिर एंट्रोपी ही यूज करनी है, आप कोई भी यूज करो तो सेम है। सो 1
माइनस इस समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 टू n P ऑफ I का स्क्वायर। ये होता है गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला। यस, तो अभी तो हम एंट्रोपी के थ्रू जाएंगे, एंट्रोपी से समझेंगे कि ये सब कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कि लाइक कोई एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट को रीड करके उसके एंट्रोपी के थ्रू अगर हमें जाना है, तो यहाँ पे मेरे पास जैसा एक्सेल में डेटा सेट है, तो उसकी जगह अगर हम नोटबुक में यूज करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं नोटबुक ओपन कर लेता हूँ और ये डेटा मैं वहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले तो इसको हम सेव करेंगे हमारे एक फोल्डर में, जो कि हमारा ट्यूटोरियल्स का फोल्डर है। तो इसको हम बोलेंगे और इसको CSV बोल के सेव करेंगे। ये एक्सेल है बाय डिफॉल्ट, एक्सेल भी करे तो भी सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। CSV बोल के सेव करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और जो हमारा ट्यूटोरियल फोल्डर है उसमें जाके हम ये ओपन कर लेते हैं, नोटबुक ओपन कर लेते हैं, ताकि उसके अंदर हम इसको फेच कर सके। नोटबुक कैसे ओपन करते हैं तो ये आपको पता है, यहाँ पे सिंपल जुपिटर नोटबुक ऐसे टाइप करना है और आप सीधा लॉन्च कर जाओगे किसी भी एक ब्राउज़र पे। तो ये जो है यहाँ पे हम करेंगे अपना। ओके, चलो एक नया नोटबुक पाइथन 3 एंड सिंपल नाम देंगे हम इसको, दैट इज डिसीजन ट्री कैलकुलेटर। डिसीजन ट्री कैलकुलेटर। अब यहाँ पे जब भी हम ऐसे नोटबुक बनाएंगे तो उसको एक प्रॉपर नाम देना ज़रूरी है कि हमें समझ में आ जाए कि वो कैसे हो रहा है, और उसको सेव करते जाना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये करने के लिए हमें numpy चाहिए होगा, सो import numpy एज np हम कर लेंगे। यस, तो ये numpy आ गया। उसके बाद हमें डेटा रीड करना है तो उसके लिए pandas चाहिए होगा, सो import pandas एज pd भी कर लेते हैं। यस, एंड डेटा रीड कर लेंगे यहाँ पे, सो df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV। हमारा डेटा अभी हमने CSV में सेव करा था और उसका जो नाम है वो प्ले टेनिस डेटा सेट डॉट CSV है, दैट्स इट। df अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डेज है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये प्ले टेनिस, ये जो है ये हमें यहाँ पे देखना है। अब पहले तो इस डेटा सेट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्टली लाइक क्या है और इसको कैसे आपको यूज करना है। यस, अब वो कैसे कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्ले टेनिस दिख रहा है ये हमारा टारगेट कॉलम है, यानी कि हमें देखना है कि आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये चारों चीजें अगर दी गई है तो हम खेलने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। ये पिछले 14 दिनों का डेटा है जहाँ पे लोग इन पर्टिकुलर कंडीशन में खेलने गए हैं या फिर नहीं गए हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। यानी कि रेन है, टेम्परेचर कूल है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है और विंड जो है वो वीक है, तो लोग खेलने गए हैं। लेकिन आउटलुक सनी है, टेम्परेचर माइल्ड है, ह्यूमिडिटी हाई है और विंड वीक है, तो लोग खेलने नहीं गए हैं। और ऐसे कई सारे क्या है यहाँ पे रूल्स बने हैं, लेकिन वो रूल्स हमें एक एक पढ़ के समझ में नहीं आएगा, एक एक अंडरस्टैंड नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो डिसीजन ट्री को अप्लाई करना होता है और वही हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टोटल डेज कितने हैं यहाँ पे, सो 14 दिन का डेटा है, क्योंकि टोटल डेज जो है वो 14, टोटल नंबर ऑफ रो जो है वो भी 14 है। और ये सभी हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे एक एक करके कि ये कैसे होता है। यस, तो सबसे पहले तो ये जो प्ले टेनिस है इसमें हमें पता करनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसकी, इस यस की प्रोबेबिलिटी और नो की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यस ऐसा लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हमें काउंट निकालना है कि यस का काउंट कितना है और नो का काउंट कितना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि df ऑफ, हमारे कॉलम का नाम क्या है, तो प्ले टेनिस कॉलम का नाम है, डॉट अगर हम करें वैल्यू काउंट्स, यस, स्मॉल सी, तो ये देखो यस का काउंट 9 है, नो का काउंट 5 है। यस, टोटल कितना है 14 14। अब ये हमारे टोटल सभी इवेंट है, उसमें अगर हम लाइक 9 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो यस की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी
और 5/14 करेंगे तो नो की प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगी हमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दे तो भी चल जाएगा, नहीं तो अगर हमने डेटा में से कैलकुलेट करना है तो भी हम कर ही सकते हैं। लाइक अगर मैं करूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे ये ले लिया, और इसमें इस लिस्ट में से अगर मैं 0 ले लेता हूँ, यस, डिवाइडेड बाय, अगर हम सम कर देते हैं और ये देखो, अब यहाँ पे ये वार्निंग है, ये कोई एरर नहीं है, इस वार्निंग को हम यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। उसके लिए इंपोर्ट वार्निंग्स, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि जितनी भी वार्निंग्स आती है उन सबको फिल्टर आउट कर दो। और फिल्टर कैसे करना है, तो इग्नोर, लाइक दिस। अब अगर हम इसको फिर से रन करें तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली रन हो गया। यस, अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अगर हमें काउंट करनी है तो यहाँ पे नो के लिए, यहाँ पे देखो ये 5 है ना, और ये सेकेंड इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये 0th इंडेक्स पे था इसलिए मैंने 0 लिखा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट, और ये यस की जगह हम सिंपली लिख देंगे नो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, और इसकी जगह हमें 1, दैट्स इट। अब अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितनी है, तो आप देखोगे यस की प्रोबेबिलिटी है 64% या फिर 0.64, और नो की प्रोबेबिलिटी है 0.35। यस, सिंपली हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है कि डेटा सेट की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। पहला हमारा काम वो होता है कि इस पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी कितनी है। अब डेटा सेट की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास पहले तो ये समझो क्लासेस कितने हैं। यस, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो आउटपुट यानी कि टारगेट जो हमारा है, उस टारगेट में कितने क्लासेस है, एक तो यस का एक क्लास है और दूसरा नो का एक क्लास है। तो हमें अगर डेटा सेट की एंट्रोपी फाइंड करनी है तो हमारा जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने ऊपर आपको लिख के दिया था, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। फॉर्मूला था यहाँ पे नेगेटिव, फॉर्मूला था i इज इक्वल टू 1 to n p ऑफ i इंटू log 2, यहाँ पे था p ऑफ i। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला था एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट निकालने के लिए। अब यहाँ पे p ऑफ i इन द सेंस क्लासेस, जो मैंने ऊपर भी बोला था। तो ये फॉर्मूला इस हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए कैसे बनेगा, तो सिंपली यहाँ पे लिखा जाएगा, या फिर सिंपली कुछ इस तरीके से होगा, नेगेटिव, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई यानी कि पहला क्लास, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनटू log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। अब ये प्लस, सॉरी माइनस, और अब प्लस, वो माइनस ही होने वाला है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इनटू log ऑफ log 2 बेसिकली एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ये जो है, ये है हमारा इस बार के लिए फॉर्मूला। तो सिंपली हमने मान लो कि एक बार लिख भी लिया, अब यहाँ पे हमें पॉइंट में कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन 0.64 अगर हमने लिख दिया, लाइक माइनस 0.64 इंटू लॉग 2, 0.64 माइनस 0.36 इंटू log 2 एंड 0.36, यस 36 ही है, 3.3571 है, तो ऑब्वियसली उसको हम 36 कहेंगे। अब ये अगर हम कैलकुलेट करें तो उससे हमें इस डेटा सेट की एंट्रोपी मिलेगी। अब वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कई सारे ये करने पड़ेंगे, इससे अच्छा सीधा numpy में हम ये करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो कैसे, तो एंट्रोपी ई ऑफ डी एफ कर देता हूँ मैं, यानी कि डेटा सेट की एंट्रोपी, यस, और ई ऑफ डी कर दिया तो भी चल जाएगा। यस, तो ई ऑफ डी यानी कि डेटा सेट की एंट्रोपी इज इक्वल्स टू माइनस, यस, माइनस क्या चाहिए हमें, यस की प्रोबेबिलिटी, ये देखो यस की प्रोबेबिलिटी इनटू, अब लॉग के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनपी ऑफ लॉग 2, है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने ये 2 लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। अब अगेन माइनस होने वाला है, इस बार जो हम यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इनटू, सॉरी,
इनटू log ऑफ np डॉट log 2 और उसमें रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। इस चीज को हम थोड़ा सा ब्रैकेट में रख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, क्योंकि बीच में एक माइनस साइन आ गया है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा इस बार, ई ऑफ डी। यस, ये देखो, ये हमारा ई ऑफ डी यानी कि 0.9402, ये हमारा क्या आ गया, डेटा सेट का एंट्रोपी। ठीक है, अब हमें मिल गई है एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट, है ना। ये ध्यान रखो, अभी थोड़ा सा लंबा जाने वाला है ये वीडियो, तो लाइक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ आपको, कोई भी नहीं लेके जाएगा आपको इतनी आसान भाषा में। तो अभी हमें जो मिला है दैट इज एंट्रोपी, ये क्या है, डेटा सेट की एंट्रोपी, हाँ ध्यान रखो, एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट मिला है एंड दैट इज 0.94, डेटा सेट की एंट्रोपी मिली है। अब डेटा सेट की एंट्रोपी से ही सिर्फ काम नहीं चलता है, तो अब हमें चाहिए होता है इंफॉर्मेशन गेन, किसका, हर एक कॉलम का। क्यों, क्योंकि हमें अभी फाइंड करना है एक नोड एंड दैट इज रूट नोड, कि कहां से हम स्प्लिट कर सके, है ना। लाइक सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है इन द सेंस, क्या सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि आउटलुक कौन सा है, क्या सबसे पहले ये पूछना बेटर रहेगा कि टेम्परेचर कौन सा है, क्या सबसे पहले ये पूछना बेटर रहेगा कि ह्यूमिडिटी कौन सी है, या फिर विंड कौन सी है। यही हमें डिसाइड करना है कि सबसे पहले इसमें हम क्या पूछेंगे, लाइक कौन सा कॉलम ये रहेगा सबसे ऊपर, ताकि हम आउटपुट तक बहुत जल्दी पहुंच सके। यस, वो हमें फाइंड करनी है, और उसके लिए हमें चाहिए होता है एंट्रोपी या फिर इंफॉर्मेशन गेन। अब एंट्रोपी हमने डेटा सेट की फाइंड कर ली, एंट्रोपी हम वो जो फीचर है उसके अंदर जो वैल्यूज है उसकी भी फाइंड कर सकते हैं, जो फीचर है अभी जो हम देखने वाले हैं उसकी भी हम फाइंड कर सकते हैं। यस, लेकिन लेकिन उसके ऊपर जो कॉलम है उस कॉलम का हमें इंफॉर्मेशन गेन मिलता है। याद रखिएगा, कोई भी एक कॉलम जो है उससे हमें क्या मिलेगा, तो उससे हमें आईजी मिलेगा, लेकिन उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज होती है उस वैल्यूज की हमें क्या करनी पड़ती है, तो वहां पे एंट्रोपी निकालनी पड़ती है। ये याद रखिएगा आप लोग कि कॉलम की तो हमें इंफॉर्मेशन गेन मिलेगी, लेकिन उनके अंदर जो वैल्यूज है उसकी एंट्रोपी फाइंड करनी होती है। यस, तो डेटा सेट की एंट्रोपी अभी जरूरी है, इसलिए हमने कैलकुलेट करके रख दी, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, तो हमारे जितने भी इनपुट कॉलम है उन सभी इनपुट कॉलम की एंट्रोपी फाइंड करनी है, या फिर इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन गेन ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन गेन, तो जो आउटलुक नाम का कॉलम है उसकी इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करनी है। अब आउटपुट नाम का जो कॉलम है, आउटलुक नाम का जो कॉलम है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये समझ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। यस, सबसे पहले तो ये समझना है कि आउटलुक में कौन से वैल्यूज आ रही है। तो ये यहाँ पे सनी वैल्यू है, दूसरा ओवरकास्ट वैल्यू है, और रेन एक तीसरी वैल्यू है। यानी कि मेरे पास ये तीन डिफरेंट वैल्यू है, एक सनी है, दूसरा ओवरकास्ट है, और तीसरा जो है वो रेनी है। यस, या फिर रेन है। इन तीनों की क्या करनी है, मुझे इन एंट्रोपी निकालनी है। तो आईजी ऑफ आउटलुक ये मुझे कब मिलेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक मुझे कब मिलेगा, जब मेरे पास क्या होंगी, एंट्रोपी ऑफ सनी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। यस, अब मेरे पास एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट रहेगा, या फिर मेरे पास एंट्रोपी ऑफ रेन रहेगा। इन तीनों की एंट्रोपी जब मेरे पास रहेगी, तभी मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक। यस, तभी ये काम करेगा। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने चलते हैं, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सनी। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ई ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सनी। यस, तो सबसे पहले फाइंड करो कि सनी की वैल्यू एस के लिए कितनी है और नो के लिए कितनी है। सनी की वैल्यू यस के लिए और नो के लिए कितनी है वो फाइंड करनी है ना। एंट्रोपी फाइंड करने के लिए, क्योंकि डेटा सेट की एंट्रोपी तो मुझे मिल गई, दो ही क्लासेस थे वो मिल गए।
अब सनी की एंट्रोपी फाइंड करने के लिए सनी का यस की प्रोबेबिलिटी कितना है और सनी की नो की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देखनी है। सेम चीज ओवरकास्ट के लिए भी उनकी यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और सेम चीज रेन के लिए कि उसकी यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें देखना होता है। तो चलो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ सनी। सनी की एंट्रोपी फाइंड करने के लिए मुझे सनी का एक अलग से डेटा सेट चाहिए होगा। कैसे? तो देखो डीएफ है, यस, तो डीएफ, यस, मैं सनी का यहाँ पे ये दिखा देता हूँ आपको। सो डीएफ में हमें फिल्टर लगाना है। सो डीएफ ऑफ लाइक आउटलुक है शायद उसका नाम, यस आउटलुक, और इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सनी, यस। अब अगर मैं रन कर दूं तो ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया। अब सनी के लिए यस और नो दोनों की मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसी के आगे मैं क्या निकालूंगा, इसी के आगे मैं लिख दूंगा एक कॉलम का नाम, दैट इज प्ले टेनिस, यस प्ले टेनिस, ये कॉलम का नाम, और इसकी मुझे क्या चाहिए, तो वैल्यू काउंट, इसकी मुझे वैल्यू काउंट चाहिए। तो देखो जो प्ले टेनिस है उसकी वैल्यू यहाँ पे है नो के लिए 3 और यस के लिए है 2। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी किसकी, सनी की एंट्रोपी मिल जाएगी मुझे, यस सनी की एंट्रोपी मिल जाएगी। अब कैसे निकालनी है, तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिया गया है। हम फॉर्मूले की जगह एंट्रोपी का एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन मतलब कोई फंक्शन बनाया नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं कि एंट्रोपी का एक स्पेशल फंक्शन रहेगा, उसके अंदर वैल्यू डाल दो तो आपको आउटपुट दे देगा डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ इसके ऊपर, और दोनों चेक करते हैं क्या दोनों सही आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं करूँ यहाँ पे डी एफ, फंक्शन का नाम, सो कैलकुलेट एंट्रोपी। अब हमारे यहाँ दो ही क्लासेस है, आइदर यस और नो, दो ही क्लासेस है। अब हमें उसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल चाहिए होगा। सो टोटल इज इक्वल्स टू यस प्लस नो, यस ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो टोटल इज इक्वल्स टू यस प्लस नो हमें यहाँ पे कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इज इक्वल्स टू यस डिवाइडेड बाय टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो भी हमें चाहिए होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल्स टू नो डिवाइडेड बाय टोटल, ये भी हमने कर दिया। यानी कि तीनों चीजें निकाल दी, टोटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अब हम यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यस सिंपल, ये सेम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, यस रिटर्न, या फिर यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एंट्रोपी और उसको रिटर्न करते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल्स टू और उसके बाद रिटर्न करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कभी यस या फिर नो दोनों में से किसी एक की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। अब दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू अगर जीरो होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यस की वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो डिवाइड बाय कुछ भी अगर हम करेंगे यस तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। और मान लो नो की है तो नो डिवाइडेड बाय हम अगर कुछ भी करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसे कैलकुलेशन का ही कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि ये सभी वैल्यू अगर मान लो कि ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू कुछ भी रहने दो जीरो, माइनस जीरो इंटू कुछ भी रहने दो, जीरो ही होने वाला है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा लेते हैं, दैट इज इफ इफ यस इज इक्वल्स टू जीरो, और लगा देंगे बीच में, एंड नो इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों में से एक भी अगर जीरो है, यस, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे जीरो। लेकिन अगर नहीं है तो ये नीचे वाला कैलकुलेशन करो, बहुत सिंपल, और रिटर्न करेंगे हम एंट्रोपी, सिंपल। अब अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब ये तो हमने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से भी अगर कर दिया, ये 9 और 5 अगर दे दिए, तो देखो क्या ये उतना ही आता है। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या 9 5 देने से भी उतना ही आएगा। सो कैल्क एंट्रोपी, यस की वैल्यू ये देखो यहाँ पे 9 है, देन 5 है, तो ये दे दिया 9 और ये 5, एंड इट इज सेम, यस। तो कोई
लाइक फर्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो इसके आगे आने वाली जो सनी की या फिर इन सब की जो एंट्रोपी है वो कैलकुलेट करने के हम ऐसे ही करेंगे। सो कैल्क एंट्रोपी, यस की वैल्यू कितनी है 2, नो की वैल्यू कितनी है 3, तो इस बार एंट्रोपी ऑफ सनी कितनी आ गई 0.9709। यस, एंट्रोपी ऑफ सनी जो है वो हमें मिल गई, दैट इज 0.9709, 0.9709, ये सनी की एंट्रोपी हमें मिल गई। उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट। यस, सो इज इक्वल्स टू अगेन कैल्क एंट्रोपी, लेकिन उससे पहले ये जो है ये हमें रन करके देखना पड़ेगा कि ओवरकास्ट के लिए यस और नो की वैल्यूज कितनी है ना, तभी तो हमें पता चलेगा। अब ये सनी की जगह क्या रहेगा, सो ओवरकास्ट रहेगा, दैट्स इट। अब ओवरकास्ट के लिए सिर्फ यस ही है, कोई नो नहीं है। यस, मैंने ऊपर लिखा भी है कि अगर दोनों में से एक जीरो होता है तो क्या, ये उसी के लिए जरूरत है हमें। सो कैलकुलेट एंट्रोपी, यस की वैल्यू 4, नो की वैल्यू 0 कंप्लीटली। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट कितनी है 0। यस, ओवरकास्ट की एंट्रोपी यहाँ पे 0 हो गई। अब ऐसे ही एंट्रोपी ऑफ रेन अगर हम कर लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि रेन का यस और नो का प्रोबेबिलिटी कैसा है। तो उसके लिए सेम चीज यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और इस सनी की जगह हम लिख देंगे रेन। अब रेन में यस 3 एंड नो क्या है 2 है। सो कैलकुलेट एंट्रोपी, यस की वैल्यू 3 है और नो की वैल्यू 2 है यहाँ पे। अगर एंट्रोपी ऑफ रेन भी अगर हम देखें तो ये भी 0.9709 है, यहाँ पे तो ये 0 ही हो गया और ये अगेन 0.9709। अब आप बोलोगे कि ये दोनों सेम ही आए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक के केस में यस की वैल्यू जो है वो 2 3 और ये 3 3, यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, तो कहीं पे भी रहने दो, वो प्रोबेबिलिटी का सीन है तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, यहाँ पे हमें मिल गई तीनों की एंट्रोपी। यस, तीनों की एंट्रोपी मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेज इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए एक मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला देखो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको कि इसमें क्या है ये सब, है ना, लेकिन डोंट वरी, ये बहुत इजी है। यस, बहुत इजी है। कैसे, तो देखो अभी इस केस में जैसे मैंने आपको ये लिखा था कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये यस लॉग वगैरह ये सब। अब सिंपली बोल देता हूँ कि इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसकी, आउटलुक की। तो देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आउटलुक की इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ओ कहाँ गया, सबसे ऊपर था वो, ई ऑफ एस। अब ई ऑफ एस या फिर ई ऑफ डेटा सेट बोल दो, सेम ही है। डेटा सेट की एंट्रोपी सबसे पहले, यानी कि एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट माइनस डेटा सेट की एंट्रोपी माइनस, अब ये बहुत बड़ा ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि मेरे सामने देखो यहाँ पे समेशन है। यस, ये समेशन है और समेशन के अंदर ये सब कुछ आने वाला है। ओके, तो अब ये जो है यस वी डिवाइडेड बाय यस, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लास्ट टाइम। अब देखेंगे कि ये क्या है। तो बहुत सिंपल है कि मुझे बताओ, अगर हम सनी के बारे में यहाँ पे देखें तो सनी की टोटल वैल्यूज कितनी है 3 + 2 5, और मेरे डेटा सेट की टोटल वैल्यूज कितनी है देखो 14, है ना। तो यहाँ पे जो एस वी ऑफ एस है वो क्या है, तो नंबर ऑफ रो ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन दैट कॉलम, यानी कि सनी के रोज कितने हैं डिवाइडेड बाय मेरे डेटा सेट में टोटल रोज कितने हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी सनी के रिकॉर्ड है डिवाइडेड बाय जो टोटल रिकॉर्ड है। यस, उसके बाद इनटू, यहाँ पे रहेगा इनटू एंट्रोपी ऑफ सनी, ये रहेगा पहला। यस, उसके बाद प्लस रहेगा यहाँ पे अगेन दूसरा ओवरकास्ट,
अब यहाँ पे बैठेगा नहीं एक लाइन में, डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड कितने हैं इनटू एंट्रोपी ऑफ ओवर कास्ट, प्लस नीचे लिख देता हूं रेन के कितने रिकॉर्ड है डिवाइडेड बाय टोटल कितने रिकॉर्ड है इनटू रेन की क्या एंट्रोपी है। एंड ये बहुत सी सिंपल से हमने इंफॉर्मेशन गेन लिखा है। ऊपर फॉर्मूला में बहुत डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बहुत इजी है, एकदम आसान तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे। यस, तो ये हो गया आपका इस एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन गेन। चलो वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट वो कितना है, तो 0.94 कुछ तो आया था एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट। ये देखो 0.9402 लिख देता हूँ नए पेन से लिख 0.9402 माइनस, अब यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज इसके लिए क्या है प्लस में है, इसलिए ब्रैकेट में। सनी के कितने रिकॉर्ड है, तो सनी के रिकॉर्ड है 5, 3 + 2, सो 5 डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड 14 है इनटू सनी की एंट्रोपी थी 0.9709 प्लस ओवरकास्ट के कितने रिकॉर्ड है, तो देखो ओवरकास्ट के सिर्फ यस के लिए ही रिकॉर्ड है तो 4 रिकॉर्ड है, सो 4 डिवाइडेड बाय 14 इनटू ओवरकास्ट की एंट्रोपी 0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस रेन के कितने रिकॉर्ड है, तो रेन के रिकॉर्ड देखो नीचे ये देखो 3 + 2 यानी कि 5, अगेन 5 डिवाइडेड बाय 14 इनटू रेन की एंट्रोपी 0.970। बहुत ही सिंपल है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक, कि आउटलुक की इंफॉर्मेशन गेन कितनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट, यस, माइनस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आएगा और उसमें सनी के टोटल रिकॉर्ड इनटू क्या है सनी के एंट्रोपी, सो 5 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एंट्रोपी ऑफ सनी, ओके, प्लस अगेन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट एंड अगेन प्लस लास्ट में एक और आएगा कि 5 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एंट्रोपी ऑफ रेन, सिंपल। अब हमें यहाँ पे मिल जाएगी इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक एंड दैट इज 0.2467, ये आ गया 0.2467। ये क्या है इंफॉर्मेशन गेन ऑफ, यानी कि IG ऑफ इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझाई, क्या एंट्रोपी कैसे निकाली जाती है वो भी समझाई, इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकाली जाती है वो भी समझा दी। अब ये दोनों हमने क्यों निकाले, ये दोनों हमने इसलिए निकाले क्योंकि हमें पता करना है कि इसमें से सबसे पहला कॉलम कौन सा यूज होगा एज अ रूट नोड। तो क्या सिर्फ एक कॉलम की इंफॉर्मेशन गेन निकाल के चलेगा, तो नहीं, मुझे इन सभी कॉलम की इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। यस, तो अब हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो रहेगा टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर कॉलम की इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। एक काम करता हूँ मैं, फटाफट ये इंफॉर्मेशन गेन जो है वो निकाल लेता हूँ। यस, तो उसके लिए सिंपली थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सो ये देखो अभी मुझे आउटलुक की जगह दूसरा जो कॉलम है टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में कौन सी वैल्यूज है, तो हॉट है, माइल्ड है, कूल है, तो यहाँ पे हॉट एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। यस, अब एंट्रोपी ऑफ हॉट इज इक्वल टू हॉट की एंट्रोपी, कितने एस है कितने नो है, तो 2 एस है और 2 नो है, सो कैलकुलेट एंट्रोपी और इसके अंदर दे दो 2,2। अब इस केस में ये हमेशा 1 रहेगी, देख लो आप, दैट्स इट, ये 1 ही आएगी। तो एक और चीज, ये एक फैक्ट है कि अगर
मेरे कॉलम में 2 क्लासेस है और उनकी सेम वैल्यू है, उनकी जो एंट्रोपी रहेगी वो 1 रहेगी। यस, 1 रहेगी। और मेरे कॉलम में अगर एक ही वैल्यूज है, जैसे कि ओवरकास्ट के केस में हमने देखा था, उसकी एंट्रोपी 0 आ गई थी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस, ये इंटर में भी पूछी जाती है ये चीज। ओके, एंट्रोपी ऑफ हॉट हो गया। अब दूसरा जो हमारा कॉलम है वो है, कॉलम वही है, वैल्यू जो है वो माइल्ड है, तो हॉट की जगह हम क्या कर देंगे, बस माइल्ड लिख देंगे। यस, ये माइल्ड आ गया। अब एंट्रोपी ऑफ माइल्ड इज इक्वल्स टू, है ना, कैलकुलेट एंट्रोपी। कितने हैं, यस के 4 और नो के 2 है, सो 4 एंड 2, दैट्स इट। सो एंट्रोपी ऑफ माइल्ड इज समथिंग लाइक दिस, 9182। ये माइल्ड की एंट्रोपी आ गई। उसके बाद तीसरा है, हॉट हो गया, माइल्ड हो गया, कूल। तो सेम चीज यहाँ पे हम ये कूल के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हॉट की जगह कूल, यहाँ पे 3 है एंड 1 है। यस, 3 एंड 1। सो एंट्रोपी ऑफ कूल इज इक्वल टू, कूल की एंट्रोपी, तो उसके लिए अगेन कैलकुलेट एंट्रोपी। यस, ये थोड़ा सा फास्ट लिया मैंने क्योंकि मैंने आपको पहले वाला जो है पूरा का पूरा समझा दिया है। यस, अब कूल की एंट्रोपी जो है वो कितनी है, तो 0.8112। अब इन तीनों वैल्यूज का, टेम्परेचर में हॉट, माइल्ड और कूल, ये तीनों वैल्यू का हमने क्या कर लिया है, तो एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन इस टेम्परेचर कॉलम का इंफॉर्मेशन गेन भी मुझे कैलकुलेट करना होता है ना, मैंने पहले भी आपको समझाया। तो इंफॉर्मेशन गेन जैसे कि यहाँ पे आउटलुक का निकाला है, वैसे ही मुझे क्या करना है, इस टेम्परेचर का भी इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो आई जी ऑफ टेम्प यानी कि टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले कि एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट जो है उससे मुझे ये सभी चीजें क्या करनी है, माइनस करनी है सिंपली। यस, तो हॉट की जितनी भी वैल्यूज है, उसके बाद माइल्ड और कूल की जितनी भी वैल्यूज है वो, तो देखो कैसे। अब हॉट की कितनी वैल्यू है, 2 + 2 4, सो 4, टोटल रिकॉर्ड कितने हैं 14, इनटू हॉट की क्या चाहिए मुझे, एंट्रोपी, दैट्स इट, क्या आ गया, प्लस ये माइल्ड, माइल्ड के टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, तो 6, डिवाइडेड बाय ओवरऑल मेरे सभी रिकॉर्ड कितने हैं 14, इनटू माइल्ड की क्या चाहिए हमें, एंट्रोपी, है ना, बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आ रही होंगी अब सभी चीजें। उसके बाद लास्ट में ये देखो, 4 अगेन, 3 + 1 4, सो 4 डिवाइडेड बाय अगेन 14 इनटू अगेन एंट्रोपी ऑफ, ये क्या है अभी, कूल, है ना। अब इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो आया है 0.2 0.029। यस, तो वो भी लिख देते हैं हम कि ये इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0.029, ये मिला है। यस, अब नेक्स्ट ह्यूमिडिटी का देखते हैं। अब ह्यूमिडिटी के लिए ये टेम्परेचर की जगह मुझे क्या करना है, बस ह्यूमिडिटी लिख देनी है, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में क्या क्या है, तो यहाँ पे देखो, एक तो हाई है, नहीं तो नॉर्मल है, दो ही है। तो हॉट की जगह मैं लिख देता हूँ पहले तो हाई, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो एंट्रोपी ऑफ हाई, ह्यूमिडिटी जो है वो हाई है, तो एंट्रोपी ऑफ हाई इज इक्वल्स टू कैलकुलेट एंट्रोपी, यस के कितने हैं 3, नो के कितने हैं 4, एंड डन। एंट्रोपी ऑफ हाई जो है वो हमें मिल जाएगी 0.98। अब सिमिलरली मुझे क्या करनी है, दूसरी क्या है इसमें, नॉर्मल, तो ये हाई की जगह नॉर्मल। अब नॉर्मल का भी हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी। सो एंट्रोपी ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू कैलकुलेट एंट्रोपी, और इसके अंदर क्या जाएगा, यस की वैल्यूज एंड नो की वैल्यूज, एंड एंट्रोपी ऑफ नॉर्मल जो है वो रहेगा 0.5916। यस, अब ये दो मिल गए, और कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तीसरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे अब इसकी क्या निकालनी है, ह्यूमिडिटी की एंट्रोपी निकालनी है, सॉरी इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। सो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू, यस, ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन गेन क्या आएगी, तो ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन गेन जो है
वो रहेगी एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट ई ऑफ डी माइनस अगेन इन ब्रैकेट, यहाँ पे ये रिकॉर्ड कितने हैं 4 + 3 7, 7 डिवाइडेड बाय 14 यानी कि हाफ आएगा वो, तो 7 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एंट्रोपी ऑफ हाई, यस हाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हाई की एंट्रोपी निकाल रहे हैं, यस प्लस ये 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एंट्रोपी ऑफ नॉर्मल। अब ये जो है ये हमें क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी 0.1518, ये भी लिख देते हैं। सो ये हमें तीसरी इंफॉर्मेशन गेन मिल गई। सो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू 0.1518, यस 0.1518, ये तीनों की एंट्रोपी मिल गई। अब लास्ट सॉरी इंफॉर्मेशन गेन मिल गई। अब लास्ट में कौन सा बचा है अपना विंड नाम का जो कॉलम है वो बचा है, इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग दो ही चीजें हैं, उसका भी हम पहले तो एंट्रोपी एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका इंफॉर्मेशन गेन क्या रहेगा। सो विंड, विंड में क्या है, तो या तो वीक है नहीं तो स्ट्रॉन्ग है, तो पहले हम स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग में दोनों 3-3 है। अब ऊपर भी ऐसा एक सिनेरियो हुआ था कि ये दोनों वैल्यू सेम थी, तो उसकी एंट्रोपी कितनी थी, ये देखो, ये दोनों वैल्यू जो है वो 2-2 है, तो उसकी एंट्रोपी 1 है। तो यहाँ पे 100% एंट्रोपी आपको पता होनी चाहिए कि इस बार कितनी होगी, 1 ही होगी, यस 1 ही होगी। सो एंट्रोपी ऑफ किसकी एंट्रोपी, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी एंट्रोपी, स्ट्रॉन्ग की एंट्रोपी कितनी, तो वो होनी चाहिए 1। सो कैलकुलेट एंट्रोपी, दोनों क्या है 3-3 है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ई ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो आप देखो 1, यस यही होता है। अब जो दूसरा है विंड में वो था वीक, है ना, अब यहाँ पे वीक वो है 6 and 2, यस तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आएगा, यस 6 and 2, कहीं ऊपर अगर इसको अगर हाफ कर दे दोनों को 3 and 1 की आई है तो वो भी सेम आएगी। देखो आपको ये ट्रिक थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। ये देखो 3-1 है तो ये 0.8112 जो है ये भी सेम आएगा। देखो एंट्रोपी ऑफ ये किसकी है, वीक इज इक्वल्स टू कैलकुलेट एंट्रोपी 6,2 एंड एंट्रोपी ऑफ वीक अगर हम देखें 0.8112, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको अगर एक रेशो ले लिया तो वो रेशो पहले जैसा ही आ रहा है, यस ये समझा देता हूँ मैं आपको, ये क्यों दोनों सेम आ गई, यस ऐसे जो मैं क्यों बता पा रहा हूँ कि अगर एक ही वैल्यू आती है तो 0 एंट्रोपी है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आती है ना, तो ये बताऊंगा मैं आपको, एट देन वो भी आ जाएगा। अब इंफॉर्मेशन गेन ऑफ किसका, विंड का, इज इक्वल्स टू सबसे पहले तो एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट माइनस माइनस टोटल रिकॉर्ड कितने हैं स्ट्रॉन्ग के, तो 6 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एंट्रोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लस ये कितने रिकॉर्ड है 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एंट्रोपी ऑफ वीक, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ विंड 0.0481, 0.0481, ये किसका है, तो ये इंफॉर्मेशन गेन है विंड का। अब एक सिंपल बात आपको यहाँ पे समझनी है कि हमने चारों कॉलम का क्या निकाला, इंफॉर्मेशन गेन निकाला, तो इसमें से हमारा रूट नोड कौन सा बनेगा, तो इसमें से जिसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे हाई है, सबसे बड़ी है, वो हमारा क्या बनेगा, रूट नोड बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो आउटलुक है वो क्या बनेगा, रूट नोड। यानी कि अगर हमारा डिसीजन ट्री बनेगा तो सबसे ऊपर जो नोड आएगा, यानी कि सबसे पहले जो नोड दिखेगा सबसे ऊपर, दैट विल बी द आउटलुक, ये रहेगा, यस ये आउटलुक रहेगा। अब आउटलुक में क्या क्या है, तो आउटलुक में 3 चीजें हैं, यस आउटलुक में 3 चीजें आती है, कौन सी,
तो जस्ट वेट, 3 चीजें आती है आउटलुक में। उसमें से सबसे पहले है सनी, दूसरा है ओवरकास्ट और तीसरा है रेन। यस, ये तीनों के लिए भी यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ मैं। आउटलुक में क्या आ रहा है? सबसे पहला सनी, दूसरा ओवरकास्ट और तीसरा रेन। यस, यहाँ पे रहेगा सनी, ओवरकास्ट और रेन। अब ये तीनों आ गए हैं। यस, अब तीनों आ गए हैं तो स्प्लिट किसे करना है? अगेन प्रॉब्लम है ना। क्या यहाँ पे हम रुक सकते हैं? तो नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि बाकी के कॉलम भी तो बाकी है। और क्या हम डिसीजन नोड पे पहुंच चुके हैं? तो पहले देखो कि क्या हम डिसीजन नोड पे पहुंच चुके हैं। अब वो कैसे देखा जाए कि क्या यही हमारा लाइक फाइनल लीफ नोड है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है? तो इनमें से तीनों में से किसकी एंट्रोपी जीरो है वो देखो, किसकी एंट्रोपी जीरो है वो देखो। तो आपको याद होगा, देखो हमने यहाँ पे निकाला था कि ये जो रेन, ओवरकास्ट और सनी है, उसमें से ओवरकास्ट की एंट्रोपी कितनी है? जीरो है, जो कि हमने ऊपर लिखा भी है। ओवरकास्ट की एंट्रोपी जीरो है। यस, तो जिसकी एंट्रोपी जीरो हो गई, जिसकी एंट्रोपी जीरो हो गई है ना, इसकी एंट्रोपी हमें जीरो मिल गई है, तो ये हमारा लीफ नोड है। लीफ नोड है, यानी कि इसके आगे जाने की जरूरत है क्या हमें? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आउटलुक अगर ओवरकास्ट है तो हमारे सभी के सभी रिकॉर्ड किस में जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट? ये देखो, ये यहाँ पे यस, यस में जा रहे हैं, यानी कि हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें खेलने जाना है कि नहीं जाना है, ये डिसाइड करना है, तो सबसे पहले क्या पूछना है कि आउटलुक कैसा है। अब आउटलुक में अगर कोई बोल देता है सनी है, तो सनी की एंट्रोपी एक समथिंग है 0.97। अगर रेन है तो रेन की एंट्रोपी, चलो लिख भी देता हूँ, सनी की जो एंट्रोपी है वो है 0.97, रेन की एंट्रोपी वो भी है 0.97। लेकिन ओवरकास्ट ही ऐसा है जिसकी एंट्रोपी जीरो आई है, यानी कि इसके आगे अब हमें फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। यस, हम यहीं पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवरकास्ट अगर आ जाता है तो हम सिंपली बोल देंगे कि यस भाई, हम खेलने जाएंगे। यस, अब इसके आगे स्प्लिट किसे करना है? तो मुझे सनी को स्प्लिट करना है, और दूसरा जो हमारा बच रहा है दैट इज रेन, तो मुझे रेन को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। अब वो स्प्लिट कैसे होगा? तो जैसे हमने आउटलुक ढूंढा था कि किसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है, वैसे ही अब इस एक कॉलम के लिए, यानी कि ये जो हमारा आउटलुक कॉलम है, इस एक कॉलम के लिए मुझे क्या करना है? सबकी सबकी अब इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। यस, और वहां से फिर से हमने जो कैलकुलेशन किए थे वो कैलकुलेशन आपको करने पड़ते हैं। अब क्या आपको सच में ये सब कैलकुलेशन करने हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये सब कैलकुलेशन आपके लिए कौन करता है? तो डिसीजन ट्री खुद कर लेता है। ये सब कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये स्केलन जो है, जो हमने ये पढ़ा है, एक मॉड्यूल है ये स्केलन, तो उसके अंदर जो डिसीजन ट्री है वो ये सब कुछ खुद ही कर लेता है, हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लेकिन इसमें कुछ चीजें अभी भी बाकी है जो हमें देखना जरूरी है। यस, कौन सी चीजें बाकी है और क्या देखना जरूरी है? तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ पे प्रूनिंग प्रूनिंग एक टेक्निक होती है, ये मैंने बोला था। ये प्रूनिंग टेक्निक क्या है? तो ये प्रूनिंग टेक्निक इसलिए यूज होती है क्योंकि डिसीजन ट्री ये हमेशा ऑलवेज ओवरफिट होती है। अब ये ओवरफिट का क्या सिनेरियो है? ओवरफिट किसे कहते हैं? व्हेन, जहां पे जो ट्रेनिंग डेटा है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो टेस्टिंग डेटा है उसकी एक्यूरेसी बहुत लो होती है। तो उस केस में हम बोल देते हैं कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो गया है, और डिसीजन ट्री में ये बहुत ज्यादा होता है। डिसीजन ट्री में ये वाला सीन बहुत बार होता है। तो उसको रोकने के लिए
हम प्रूनिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यानी कि ट्री को बीच में ही रोक देते हैं, काट देते हैं। यस। अब प्रूनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्री को पूरा बढ़ने ही नहीं देते हैं, हम ट्री को बीच में ही रोक देते हैं, उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। अब प्रूनिंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है पोस्ट प्रूनिंग और एक होती है प्री प्रूनिंग। दोनों क्या है वो हम आगे आने वाले सेशन में देखने वाले हैं, जहाँ पे हम ये सब कुछ कोड करके देखेंगे। लेकिन यहाँ तक डिसीजन ट्री क्या होती है, क्यों होती है, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कैसे सभी चीजें आती है, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया होगा। और आपको अंडरस्टैंड भी हुआ होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट जो है वो नहीं है ना? फॉर्मूले थोड़े हमें डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। ओके। कहाँ-कहाँ पे यूज़ होगा? तो डिसीजन ट्री सभी जो हमारे मेजर ये रहते हैं, टास्क रहते हैं, जैसे कि अ, डिसीज़ क्लासिफिकेशन है। यस, डिसीज़ के इसमें केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि उसको हेल्थ केयर बोल सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंस, जहाँ पे हम क्रेडिट फ्रॉड जो है उसको ये करने के लिए यूज़ करते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग में हमारा कोई प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा नहीं बिकेगा, ये डिसाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज़ कि एजुकेशन में कौन-सी पॉलिसी यूज़ करना सही रहेगा, नहीं रहेगा, ये जो है या फिर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, स्टूडेंट का आउटकम डिसाइड करने के लिए हम ऐसे केस में डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करते हैं। होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपको ये पूरा फंडा अंडरस्टैंड हो चुका होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत आपको आती है तो डेफिनेटली आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, दैट इज़ डेटा साइंस बाय पवन सर, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यस, डेटा साइंस बाय पवन सर, यहाँ पे आप टेलीग्राम पे मिल सकते हो मुझे। और सिंपली यहाँ पे आप जो भी चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपका सभी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली इसको शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके फ्रेंड, दोस्त, कलीग जो भी डेटा साइंस में आपका करियर बनाने चाहते हैं, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।